तीन एप्लीकेशन खास तौर पे याद रखनी है। ऑप्टिकल फाइबर की तीन एप्लीकेशन कौन कौन सी है? पहली, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन क्या बताई? फास्ट इंटरनेट के लिए या फास्ट डाटा ट्रांसफ़र के लिए हम जो सिग्नल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर सकते हैं और इससे सिग्नल मैक्सिमम स्पीड से ट्रांसमिट होता है। और तीसरी एप्लीकेशन क्या थी? पेट के ऑपरेशन में, जिसको एंडोस्कोपी बोला जाता है, उसमें हम पेट के अंदर की इमेजेस को कैप्चर करने के लिए पेट के अंदर एज ए लाइट पाइप इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है कि अगर आप वायर में, तो आप एक वायर से एक ही सिग्नल ट्रांसमिट कर पाते हो, इसमें एक ऑप्टिकल फाइबर से हज़ारों सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, ये भी एक फ़ायदा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब वायर से ट्रांसमिट होता है उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर से जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो ये लाइट की स्पीड से ट्रांसमिट होगा, मैक्सिमम स्पीड से ट्रांसमिट होगा, तो इसकी स्पीड क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। और मैं सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन को देख रहा हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि सन से जो लाइट मेरी आंखों के ऊपर आएगी उसको एटमॉस्फेयर का काफ़ी बड़ा पोर्शन ट्रेवल करके आना पड़ेगा, सुबह भी और शाम को भी। शाम को भी यही कंडीशन है। लेकिन दोपहर के टाइम पे क्या होगा? दोपहर के टाइम पे जब सनलाइट मेरी आंखों के ऊपर आ रही होगी तो उसको सिर्फ इतना सा पोर्शन एटमॉस्फेयर का क्रॉस करना पड़ेगा। सुबह और शाम तो स्कैटरिंग क्या होगी? ज़्यादा। भाई सुबह और शाम स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट है, सनलाइट है, वो एटमॉस्फेयर का ज़्यादा पोर्शन ट्रेवल करके आ रही है। और दोपहर के टाइम पे आप क्या देखोगे कि स्कैटरिंग के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो सनलाइट है उसको एटमॉस्फेयर का छोटा ही पोर्शन ट्रेवल करके आना पड़ता है। तो लाइट के बिखरने के चांस या स्कैटर होने के चांस मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे ज़्यादा होंगे। इसलिए जो 7 कलर की लाइट होती है विबग्योर, इसमें से ये जो लोअर वेवलेंथ वाले कलर होंगे, इनकी स्कैटरिंग होने की वजह से ये ऑलमोस्ट इतने कम हो जाते हैं कि ये ना के बराबर रहते हैं। और आपकी आंखों के ऊपर जो लाइट पहुंचती है वो येलो, ऑरेंज और रेड कलर की होती है। अब येलो, ऑरेंज और रेड का जो मिक्सचर होता है, अगर इन सारे कलर की लाइट को आप मिलाओगे तो ये कुछ रेडिश टाइप का सा कलर बनेगा। तो इसलिए आपको सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन का जो कलर है वो कैसा दिखाई देगा? थोड़ा सा रेडिश टाइप का दिखेगा। तो दोपहर के टाइम पे तो थोड़ा येलोइश दिखता है सन, और सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपको कैसे दिखेगा? रेडिश टाइप का दिखेगा। रीजन समझ में आया क्या? यहाँ पे की के नीचे लिखा हुआ है टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड। जस्ट रिलीज का मतलब इसको ओपन किया जा रहा है, और जब ओपन करोगे, भाई टैप करोगे तब तो सर्किट क्लोज हो गया तो ऑन हो गया, रिलीज करोगे तो क्या होगा? ये जो की है ये ऊपर हो जाएगी, ऊपर होते ही सर्किट ब्रेक हो गया, मतलब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन एकदम से बंद थोड़ी होगा, करंट डिक्रीज होगा, एक इंस्टेंट का टाइम लगेगा उसमें। तो यहाँ पे जैसे ही हम इस की को ऑफ करेंगे, मतलब कि आप इस की को रिलीज करोगे, तो एक तरह से ये की ऑफ होगी, और ऑफ होने का मतलब है करंट डिक्रीज हो रहा होगा। जब ये सर्किट ऑन था तो करंट की डायरेक्शन क्या थी? तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे बाहर निकला होगा, फिर ऐसे घूम के इस नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करेगा। ये डायरेक्शन रही है करंट की। तो इस करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो पहली सोलेनॉइड है, इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा वो कौन सी डायरेक्शन में रहा होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करोगे? देख लो इधर से, आपको करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है? भैया सामने वाला जो पोर्शन है इस सोलेनॉइड का, उसमें करंट नीचे जा रहा है, इसका मतलब इसके पीछे वाले साइड में ऐसे करंट ऊपर जा रहा होगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या रही होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे तो थंब इधर आ रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। यही मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके इससे पास होगा। अब यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है। क्या चीज डिक्रीज हो रही है? करंट डिक्रीज हो रहा है। तो इससे ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इससे प्रोड्यूस हुआ करंट की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा होगा। इस बार देखो, करंट और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहे हैं, और कोई चीज अगर डिक्रीज होती है तो उसका अपोजिशन कैसे होता है? उसको इंक्रीज करके। इसका मतलब जो सेकंड सोलेनॉइड पास में रखी गई है, इसको इस तरीके से करंट इंड्यूस करना है कि वो इस सोलेनॉइड की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल रहा है, जो कि कंटिन्यूअसली घटता जा रहा है, इसको बढ़ाने की कोशिश करे। और बढ़ाने के लिए इस सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल रहा है। तो ये सेकंड सोलेनॉइड सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। बताओ क्यों? क्योंकि इसको मैग्नेटिक फील्ड के घटने का अपोजिशन करना है, कम होने का अपोजिशन करना है। करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका अपोजिशन करने के लिए यहाँ पे जो इंड्यूस करंट होगा वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ताकि मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का अपोजिशन कर पाए।
तो अगर इसको सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, जैसे उसमें है वैसे इसमें होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये लो, मान लो कि इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल का वर्क फंक्शन है फाई नॉट और इसके ऊपर जो रेडिएशन इंसिडेंट किए जा रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो इससे आने वाले जो फोटोन है उनकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू के बराबर होगी। ये जो एच न्यू एनर्जी इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उसको ये एनर्जी मिली, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस टोटल एनर्जी का जो इसको फोटोन की फॉर्म में मिली होगी उसका कुछ पार्ट तो ये वर्क फंक्शन की फॉर्म में यूज कर लेगा, मतलब बाहर निकलने में खर्च हो जाएगी वो एनर्जी। सपोज करो इसका वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ से हमने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट किया, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो उसकी बाहर निकलने में यूज हो गई, तो बाकी कितनी बची, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो इसके पास किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। आइंस्टीन ने बोला कि जो भी फोटोन आया होगा उसकी टोटल एनर्जी है एच न्यू, ठीक है। और ये जो टोटल एनर्जी, इससे दो काम हो रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसके लिए एनर्जी यूज हो रही है वर्क फंक्शन के बराबर, और बाकी की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। बस इसी को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस मैग्नेट को हम मूव करवा रहे हैं इस कॉइल की तरफ, जैसे जैसे इसका मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है एक डायरेक्शन में, यानी कि सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे इस कॉइल के अंदर तभी करंट इंड्यूस होता है जब ये मैग्नेट मूव कर रही है या इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो इससे रिजल्ट ये निकला कि मैग्नेट को पास लाने से या दूर ले जाने से ही कॉइल के अंदर करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और करंट या ईएमएफ के प्रोड्यूस होने का रीजन अगर आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है कॉइल से पास होने वाला या डिक्रीज होता है, तो उन दोनों ही सिचुएशन में कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है। और उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस बात पे डिपेंड करती है, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेट के पास आने से अगर कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो हम देखते हैं किसी एक डायरेक्शन में करंट है, और जब ये मैग्नेट के दूर जाने की वजह से इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा होगा तो हम देखते हैं कि इसमें करंट पहले से अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। तो पहले तो देखो, मान लो ये अपनी सोलेनॉइड है, इस पर हमने जो इसकी रेडियस ली है उसके कंपैरिजन में लेंथ को बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया है। ये क्या है, एक फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड है। फाइनाइट लेंथ का मतलब है इसकी रेडियस की कंपैरिजन में लेंथ काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मतलब लेंथ और रेडियस कंपेरेबल सी है। मान लो कि इसके अंदर किसी पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला क्या है, B इक्वल्स टू, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, म्यू नॉट NI/2 इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें ये φ1 φ2 क्या है, तो जो पॉइंट है उस पॉइंट को सोलेनॉइड के दोनों एजेस से मिला दो, मिला दिया। फिर P पॉइंट पे ही आपको एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इस लाइन का इन दोनों किनारों से जो एंगल बन रहा होगा उसी को हम φ1 और φ2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, φ1 और φ2। एंगल समझ में आया क्या। मान लो किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये कोई कंडक्टर है, हम इसको मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v, तो कंडक्टर का मोशन इधर है, यानी वेलोसिटी या मोशन इस डायरेक्शन में है। ये मोशन की डायरेक्शन है या वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फिंगर को अगर हम पॉइंट करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी कि इनवर्ड, और थंब को रखना है आपको कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में, तो मोशन तो इधर हो रहा है तो थंब को इधर कर लो, तो मिडिल फिंगर अपने आप ही ऊपर की तरफ आ गई, ऊपर की तरफ आ गई, तो इसका मतलब इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा। बोलो समझ में आया क्या। फोकस कौन सा पॉइंट होता है, तो अगर लेंस के ऊपर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, अगर लेंस के ऊपर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही हो, तो रिफ्रैक्शन के बाद में आप क्या देखते हो कि एक पॉइंट से पास होती है और वो पॉइंट होता है फोकस। जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी, रिफ्रैक्शन के बाद में कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। अगर लाइट रेज इधर से जा रही है तो ये इधर कन्वर्ज हो जाएंगी, इधर से आ रही होती तो इधर कन्वर्ज हो जाती, तो फोकस दोनों साइड में होगा और बराबर डिस्टेंस पे होगा। एक चीज और, इस लेंस के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल सेंटर। ये मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाती है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो। जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इस पर अगर मैं कोई लाइट रे इंसिडेंट करता हूँ इस तरीके से, तो ये मुड़ेगी नहीं, ये सीधी चली जाएगी लेंस से। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोला जाता है, तो किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और इसके बाहर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। कौन चक्कर लगा रहा है,
इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगा रहे होंगे, अगर इनको एक्सटर्नली एनर्जी दे दी जाए, बाहर से अगर एनर्जी दे दी जाए, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं ऑर्बिट से, और इनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो ये एटम्स के बीच में जो खाली जगह होती है वहां घूमते रहते हैं। केस क्या है कि यहाँ पे इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जा रहे हो, आपको बताना है कि इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, और उस इंड्यूस्ड करंट से जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसकी कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, कौन सी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। ये है क्वेश्चन। चलो मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको कैपेसिटर की चार्जिंग वाली प्रोसेस भी बता देता हूँ। जब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हो तो बैटरी से जो करंट फ्लो होता है वो कैपेसिटर को चार्ज करता है ना। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट बाहर निकलेगा। यहाँ पे करंट पहुंचा, जिस प्लेट से करंट एंटर कर रहा है उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली जो प्लेट है ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जिस प्लेट से करंट बाहर निकल रहा होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। अब बताओ, अगर आप नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहे हो तो इधर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल ही बनेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल के पास आने का अपोजिशन करने के लिए कॉइल का इधर वाला फेस एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने के लिए जरूरी है करंट की डायरेक्शन क्या हो जाए इसमें? एंटी क्लॉकवाइज। मुझे इधर से देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिख रहा है। तो कौन सी प्लेट से करंट इंटर कर रहा है बताओ? बी से इंटर कर रहा है ना, और जिस प्लेट से करंट इंटर करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। बात समझ में आ गई क्या? ये लो इसका आंसर। वायर में करंट डिक्रीज हो रहा है तो लूप में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में लूप रखा हुआ है। पहले तो ये पता करो कि ये जो करंट कैरिंग वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा। वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेक करते हैं? करंट की डायरेक्शन में थंब रखा जाता है, तो वायर के राउंड जो फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? ठीक है, अच्छा, जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, क्या उसी प्लेन में लूप रखा हुआ है? तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से आर पार गुजर रहा है? नहीं, उसके पैरेलल हो गया ये। तो क्या इस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा? क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला? फाई इक्वल्स टू बी डॉट है या फिर बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। इस लूप का एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आएगा? इस लूप का एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एरिया वेक्टर ऊपर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा? हाँ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स ही 0 है। भाई ईएमएफ या करंट कब इंड्यूस होता है? जब फ्लक्स में चेंज आ रहा होता है। या तो फ्लक्स 0 ही रहेगा हमेशा, ये करंट चाहे बढ़े या घटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इससे मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन क्योंकि थीटा हमेशा 90 डिग्री रहेगा इसलिए फ्लक्स तो हमेशा 0 ही बना रहेगा। तो फ्लक्स तो होगा ही नहीं इससे पास, फ्लक्स पास नहीं होगा और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये इसका आंसर है। आपको बताना है कि इन लूप्स में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सोच लो अपना अपना आंसर। देखो लॉजिक क्या लगाना है, पहले तो वायर में जो करंट है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो किधर आएगी। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन में थंब कर लेंगे तो फिंगर्स इधर इनवर्ड जा रही है, इधर से आउटवर्ड आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा? इधर तो क्या है? इनवर्ड, और इधर क्या है? आउटवर्ड। समझ में आ गया? अगर करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा होगा। इसमें आउटवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो रहा है। करंट अगर इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। अब इन दोनों कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो उसका अपोजिशन कैसे होता है? उसको डिक्रीज करके। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में? आउटवर्ड। तो अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज कैसे किया जा सकता है? इसका उल्टा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके। इसका उल्टा कौन सा होता है? इनवर्ड। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है? जब कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि जब क्लॉकवाइज करंट होगा ना कॉइल में तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा, और वो इस मैग्नेटिक फील्ड जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में इसके इंक्रीज होने का अपोजिशन करेगा, इसको कम करने की कोशिश करेगा। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये इनवर्ड है, तो इसको आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वो इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोजिशन करे। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा? जब करंट की डायरेक्शन क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज हो। आगे की बात समझ में। कोई भी करंट कैरिंग सिलेंडर हो उसके आसपास अलग अलग पॉइंट्स पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो अगर
सिलेंडर के बाहर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर सिलेंडर में करंट है I, सिलेंडर में फ्लो होने वाला करंट कितना है I, तो इसके बाहर अगर आप कैलकुलेट करते हो R डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। और अगर सरफेस पे कैलकुलेट किया जाए, सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो B एट द सरफेस, ये तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हो गया, सरफेस पे कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2π R। और अगर अंदर पूछ ले तो इसमें दो केस हो गए। अगर मान लो यहाँ पे पूछ रहा है, तो अगर जो करंट फ्लो रहा है वायर के अंदर, अगर वो डायरेक्ट करंट है तो वो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होगा, और अगर पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर मिल रहा होगा म्यू नॉट I इंटू स्मॉल r अपॉन 2πR²। और अगर अंदर करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। तो ये सीधा सीधा हम याद रखेंगे। होलो वायर हो या इसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा हो, आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट हमेशा कंडक्टर की सरफेस से पास होगा, तो या तो होलो वायर हो या फिर करंट, या जो करंट फ्लो रहा है वायर के अंदर वो इसकी सरफेस से पास हो रहा हो, भाई या तो अल्टरनेटिंग करंट हो तो वो सरफेस से पास होगा, या होलो वायर हो तब भी करंट सरफेस से पास होगा। तो उन दोनों ही सिचुएशंस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर वो 0 रहेगा। अंदर एक ही कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और वो कब, जब ये सॉलिड वायर हो और इसके अंदर से डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट पास हो रहा हो। तो एट मिनिमम डेविएशन क्या होगा, I1 I2 बराबर होंगे, इसको सिर्फ I बोल सकते हो, और R1 R2 भी क्या होंगे, बराबर, इसको सिर्फ R बोल सकते हो। ये दोनों एंगल बराबर हैं, अंदर ये दोनों एंगल बराबर हैं, और डेविएशन उस टाइम पे क्या होगा, मिनिमम होगा। देखो एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ पे होगा, तो ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच में बनने वाला ये जो एंगल है ये होगा डेल्टा मिनिमम। आया समझ में ये? तो ये दो बातें आपको स्पेशल तौर पे याद रखनी है कि मिनिमम डेविएशन के केस में I1 और I2 बराबर होंगे, इसको सिर्फ I बोल सकते हो, इन दोनों एंगल्स को I और I बोल सकते हो, और R1 और R2 भी बराबर होंगे, इसलिए इनको भी आप क्या बोल सकते हो, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R लिख सकते हो। आया समझ में ये? तो पहली चीज ये याद रखेंगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा कभी भी, तो उसका पाथ हमेशा कैसा रहेगा, सर्कुलर, सर्कुलर पाथ के ऊपर वो मूव कर रहा होगा। तो सर्कुलर पाथ पे अगर ये मूव कर रहा है तो इस पाथ की रेडियस क्या होगी और इसका टाइम पीरियड कितना होगा, कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा ये, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, 2πm/qb, और उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी, r इक्वल्स टू mv/qb। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी qb/2πm। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। तो मान लो कि हमारे पास में दो सोलेनॉइड है ना, दो सोलेनॉइड हो सकते हैं, दो कॉइल्स हो सकती है, या एक कॉइल एक सोलेनॉइड भी हो सकती है। हमने दोनों सोलेनॉइड को पास पास रखा हुआ है। अब पहली जो सोलेनॉइड है उसमें फ्लो होने वाला करंट है, सपोज करो I1, ठीक है। इस करंट की वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पहली सोलेनॉइड की एक्सिस के लॉन्ग। तो ये क्या प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे बताओ, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि ये पहली सोलेनॉइड में फ्लो होने वाला करंट I1 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसका नाम क्या रख दिया, B1। अब ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है ये इस करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं करंट इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर मैं करंट को इंक्रीज करता हूं I1 को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 इंक्रीज होगा। अब क्योंकि मैंने सेकंड कॉइल को इसके पास में रखा हुआ है, तो पहली कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सेकंड कॉइल से भी पास होगा, और इसकी वजह से सेकंड कॉइल से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। अब एक चीज बताओ, पहली कॉइल में फ्लो होने वाला करंट या सोलेनॉइड में फ्लो होने वाला करंट इंक्रीज होता है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड B1 अगर इंक्रीज होगा तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 भी इंक्रीज होगा। अगर सेकंड कॉइल से या सोलेनॉइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में इसके अंदर एक EMF प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो इसके ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं इनके बीच में क्या होगा, एक EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड EMF। यहाँ पे ये जो फिनोमेना हो रही है ना यहाँ पे, कि पहली कॉइल में फ्लो होने वाला करंट चेंज कर रहे हो और सेकंड कॉइल में EMF इंड्यूस हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। भाई म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज होती है, दो कॉइल पास पास रख दो, फिर एक कॉइल में फ्लो होने वाला करंट चेंज करो, और उसकी वजह से दूसरी कॉइल जो पास में रखी है उसमें EMF इंड्यूस होने वाली जो फिनोमेना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें दोनों कॉइल्स का रोल है। पहले कॉइल में फ्लो होने वाला करंट चेंज होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और सेकंड कॉइल में EMF इंड्यूस होने लग जाएगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया, म्यूचुअल इंडक्शन।
दूसरे तरीके से जो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो वो ये भी कर सकते हो कि आप ये सपोज करो मेटल है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अब आपको क्या करना है, इसको एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन को, तो आप लाइट की फॉर्म में भी एनर्जी दे सकते हो। भाई लाइट क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उसको कुछ एनर्जी देती है सरफेस को। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर लाइट की फॉर्म में आप एनर्जी दे रहे हो, किस फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, लाइट की फॉर्म में, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। तो ये जो एमिशन का तरीका है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो वर्ड यूज किया जाता है लाइट के लिए, तो लाइट डाल के आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, इसलिए इस एमिशन का नाम क्या रख दिया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इस वाली लाइट रे को इस लेंस ने कम बैंड किया, तो यहाँ पे हमने देखा है कि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे इस लाइट रे को इस लेंस ने ज़्यादा बैंड किया, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे कम आ रही है। तो क्या रिलेशन समझ में आया कि जिस लेंस की पावर ज़्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। तो इसका मतलब पावर ऑफ द लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगर कोई भी लाइट रे लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो जो लेंस लाइट रे को ज़्यादा बेंड करेगा, जो ज़्यादा बेंड करेगा उसके लिए फोकल लेंथ क्या आएगी, कम आएगी। इस लेंस ने लाइट रे को ज़्यादा बेंड किया, तो ज़्यादा बेंड किया तो क्या होगा, मतलब इसकी फोकल लेंथ कम आनी चाहिए। ये कम बेंड हो रही है तो इसकी फोकल लेंथ थोड़ी ज़्यादा आएगी। इसका मतलब फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सीधा फॉर्मूला बन गया पावर ऑफ द लेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो डायग्राम से हमको देख के पता चल रहा है कि जो प्रिज्म है वो एक्चुअल में क्या चीज़ है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ ऑब्जेक्ट है जिसमें दो इंटरफेस हैं। इन दोनों इंटरफेस के बीच में एक एंगल है जिसको एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं। फिर जिस बेस के ऊपर ये प्रिज्म टिका हुआ होता है उसको बेस ऑफ द प्रिज्म बोला जाता है, और सामने ये जो ट्राइंगल जैसा आपको दिख रहा होता है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। अब जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो आपको सिर्फ प्रिंसिपल सेक्शन को ड्रॉ करना है, ये 3D डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ किसको ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल सेक्शन को, और इसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स। पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है एयर या वैक्यूम के अंदर, लेकिन अगर ये किसी मीडियम में ट्रेवल करेंगी तो इनकी जो स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड से कम होगी। अगर ये एयर या वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो इनकी स्पीड होती है 1/√μ0 अपसाइलन नॉट। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। तो लाइट की स्पीड के बराबर इनकी स्पीड होती है एयर या वैक्यूम के अंदर। लेकिन अगर ये किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो इनकी जो स्पीड होगी वो होगी 1/μ × अपसाइलन, ठीक है। और ये क्या होगा, ये लेस देन c आएगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा सा कम आएगा। मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा लाइट की स्पीड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी उसके अंदर। तो सन से जो लाइट आती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे एंटर करेगी तो वॉयलेट और इंडिगो और ब्लू ये वाले जो कलर हैं इनकी स्कैटरिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनकी स्कैटरिंग क्या हो जाती है, ज़्यादा, और बाकी के कलर ऑब्जर्वर की आंखों के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए आपको सन की जो लाइट है उसमें देखो ज़्यादा कलर कौन से दिखेंगे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, और थोड़े बहुत ये भी कलर होंगे। इनकी स्कैटरिंग तो होगी लेकिन ये थोड़े बहुत पहुंच रहे हैं आई के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकी स्कैटरिंग होने की वजह से आपको सनलाइट का जो कलर है वो तो थोड़ा येलोइश दिखेगा, और स्काई की तरफ जब आप देखोगे तो ये आपको स्कैटर्ड कलर दिखाई देगा। आसमान में ऊपर आप जब देखोगे तो आपको चारों तरफ ये स्कैटर्ड लाइट दिखाई देगी जो कि वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर की होगी। और तीनों का अगर मिक्सचर करते हो आप, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, तो ये कुछ ब्लूइश टाइप का कलर बनेगा। तो आपको जो स्काई का कलर है वो ब्लू इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि जो लोअर वेवलेंथ वाले कलर हैं वो ज़्यादा स्कैटर हो जाते हैं, वो पहले स्कैटर हो गए। ये क्या चीज़ होती है भाई, सेकेंडरी एमिशन का मतलब क्या है। तो सेकेंडरी एमिशन का मतलब है कि इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ये कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है। हम एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन लेंगे और उसको इस सरफेस से टकराएंगे। सरफेस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उससे एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की कोलिजन करवानी है। किससे करवानी है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन आएगा और टकराएगा, ये जब इससे टक्कर मारेगा तो इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कुछ एनर्जी देगा, और वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन आया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये भी एक तरीका हो गया जिससे हमने सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया टक्कर मार के। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी एमिशन। जो इलेक्ट्रॉन आके टकराता है उसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंडरी एमिशन नाम रख दिया इसका। क्या नाम रखा, सेकेंडरी एमिशन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है,
मान लो आपके पास कोई कॉइल या सोलेनॉइड है, सपोज करो ये कॉइल या सोलेनॉइड है और इसमें फ्लो होने वाला करंट है आई। जैसे करंट फ्लो करेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर आप इस करंट को कांस्टेंट रखोगे तो क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ये कांस्टेंट रहेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इस सोलेनॉइड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसका फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, या फिर इसको हम बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। बी भी कांस्टेंट है, जो सोलेनॉइड या कॉइल होगी उसका एरिया भी कांस्टेंट होगा, और थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट होगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो फिर ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या जरूरी है? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। अब मान लो कि ये जो करंट है इसको हमने इंक्रीज करना स्टार्ट किया है। मान लो इस करंट को आप इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो हमने क्या देखा कि जब हमने करंट इंक्रीज किया तो इससे इस सोलेनॉइड या कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या हुआ? इस कॉइल या सोलेनॉइड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इंक्रीज हुआ, मतलब फ्लक्स में चेंज आया। अगर करंट के साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस सोलेनॉइड या कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। कॉइल के अंदर खुद के अंदर फ्लो होने वाले करंट के चेंज होने से उसमें खुद में ही ईएमएफ के इंड्यूस होने की जो फिनोमेना है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। खुद के अंदर ही करंट में चेंज आ रहा है और खुद के अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है। तो ये सोलेनॉइड क्या चीज होती है? तो मान लो हमारे पास में कोई ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है, और इस पाइप के ऊपर अगर मैं एक वायर को इसकी पूरी लेंथ के अलोंग लपेट दूं, जैसे मान लो एक वायर लिया और उस वायर को इस तरीके से आपने इसके ऊपर लपेटना चालू कर दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। जब इसमें करंट फ्लो किया जाता है, जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो करंट की वजह से क्या होगा? इसकी एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल ही होता है जो हम कॉइल के लिए यूज करते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन में हम कॉइल या सोलेनॉइड में जो करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाते हैं तो जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मतलब इसकी एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस के अलोंग प्रोड्यूस हो रहा होगा अंदर वो इतना होगा। थर्मियोनिक एमिशन, ये क्या चीज होती है भाई? थर्मियोनिक एमिशन का मतलब है कि आप किसी मटेरियल को गर्म करोगे। जैसे ये मान लो एक मेटल का पीस है, क्या चीज है ये? कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली इधर उधर घूम रहे होंगे रैंडमली, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, ऐसे रैंडमली घूमते रहते हैं इस मटेरियल के अंदर। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को इस मेटल की बाउंड्री से बाहर निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी मैं दे सकता हूँ हीट की फॉर्म में। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक बर्नर लगा दिया और बर्नर से मैं क्या कर रहा हूँ? आग जला के यहाँ पे इसको हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहा हूँ। किस फॉर्म में एनर्जी दे रहा हूँ? हीट की फॉर्म में। अब इलेक्ट्रॉन को हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस से यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो तरीका हो गया जिससे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने बोला थर्मियोनिक एमिशन। मतलब थर्मल एनर्जी दी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इसका नाम क्या रख दिया? थर्मियोनिक एमिशन। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसकी दो कंडीशंस होती है। दो कंडीशन अगर पूरी होंगी तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। पहली कंडीशन, जो लाइट रे है उसको डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाना पड़ेगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। और दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तभी ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है, हमारा टारगेट है कि ये जो v स्पीड वाला चार्ज पार्टिकल है वो सीधा निकलना चाहिए। तो ये तभी निकलेगा जब ये दोनों फोर्स क्या होंगे? बराबर। और बराबर फोर्स होंगे तो इससे बराबर पुट करके जब आपने कंडीशन निकाली तो क्या कंडीशन निकल के आ रही है? v = E/b। इसका मतलब जिस स्पीड वाले चार्ज पार्टिकल्स को इस डिवाइस से बाहर निकालना है, यहाँ पे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो उसी v के बराबर होना चाहिए। अगर आप ये चाह रहे हो 100 मीटर पर सेकेंड के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इसमें से बाहर निकले तो आपको E और B का रेशियो क्या रखना पड़ेगा? 100। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इतना इतना अप्लाई करना है कि रेशियो क्या आ जाए? 100 आ जाए। इसका मतलब जब ये रेशो सेटिस्फाई होगा, या ये बोल सकते हो कि E और B का रेशो जिस चार्ज पार्टिकल को इसमें से बाहर निकालना उसकी वेलोसिटी के बराबर होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएंगे? बराबर। ये आपस में कैंसिल, चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट अपन को करना है।
तो ये जो मटेरियल है इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और उन एटम्स के बीच बीच में क्या होगा, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। ये सपोज करो कोई मेटल है और मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे थे। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली घूम रहे होंगे वो इस सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन क्यों नहीं निकल पाएंगे? जैसे मान लो कि इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था, तो इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जब तक वो अंदर है मटेरियल के तब तक इस मटेरियल पे टोटल चार्ज कितना है, 0, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है ये बाहर निकलता है, तो हम क्या देखते हैं कि इस मटेरियल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज इसको वापस से खींच के वापस अंदर ले आएगा। इसका मतलब ये निकल ही नहीं पाएगा। अगर इसको निकलना है तो इसके पास हाई स्पीड होनी चाहिए, तब तो ये निकल जाएगा, अदरवाइज ये नहीं निकल पाएगा। तो इसको स्पीड कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो हमको एक्सटर्नली इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। और वो मिनिमम एनर्जी जिसको एब्जॉर्ब करके, जिसको गेन करके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, इस मटेरियल की बाउंड्री से बाहर निकल जाता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या नाम है उसका, वर्क फंक्शन। इसको फाइ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वर्क फंक्शन क्या चीज हो गई, वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मटेरियल की बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए जरूरी है, फ्री होने के लिए नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन तो ये पहले से था, उसके लिए तो इसके पास एनर्जी इसको मिली होगी तभी तो ये फ्री हुआ था। लेकिन अब ये मटेरियल की बाउंड्री से भी बाहर निकलना चाहिए, तो उसके लिए और एनर्जी चाहिए। तो वो जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हमने क्या नाम दे दिया, वर्क फंक्शन नाम दे दिया। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो वर्क फंक्शन क्या चीज़ है, तो किसी भी मटेरियल की बाउंड्री से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन।